खुदाई खिदमतगार प्रेजेंट्स #OddOneScout। जय हिंद, दिस इज मी प्रगति चौहान और आज मैं आप सभी लोगों की मुलाकात कराने वाली हूँ खुदाई खिदमतगार प्रेजेंट्स #OddOneScout का 3rd एपिसोड। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान जिनका नाम है मिस्टर हफीज किदवई जी। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ओरिएटर हैं, हिस्टोरियन हैं, सूफी फिलोसोफर हैं, साथ ही साथ स्टोरी टेलर हैं। मतलब कि बोले तो पक्का लखनऊ हुआ। जिस तरीके से हम और आप अपने अपने घरों के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से ये लखनऊ के बारे में हर एक बारीकी जानते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को ये भी इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि इनके बहुत से रेगुलर कॉलम्स में से एक है एकदा और दूसरा है द स्पीकिंग ट्री, वेरी फेमस। साथ ही साथ इज अ सोशल मीडिया बस्ट क्रिएटर बाय हिज रेगुलर कॉलम नेम हैशटैग। आप सुन सकते हैं इनके पॉडकास्ट को जिसका नाम है शब्द बाग। जी हाँ, जिस तरीके से ये अपने विचार, गांधीवादी विचारों को रखते हैं वो काबिल तारीफ है। जिस तरीके से अपनी सोच, अपनी बातें रखना जानते हैं वो सच में बहुत अच्छा है। तो आइए आज जानते हैं इनसे क्या सोचना है इनका सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। आदाब, ऑड वन स्काउट में आपका स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं ये कैंपेन आप में लीडरशिप और तमाम दूसरी खूबियों पे बातचीत करने के लिए। हम चाहते हैं आप में लीडरशिप थोड़ी सी निखरे, आप थोड़े से समाज में अलग से दिखाई दें। इसके लिए सारी कैंपेनिंग थी। पिछले सेशन में भी आपने दूसरे लोगों को सुना होगा। आज हम सिर्फ उन चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके अंदर का निखार पैदा करें। अच्छा, हम में से कौन ऐसा है जिसको ये ख्वाहिश नहीं होगी कि हम अपने 4 लोगों में बेहतर नजर आए। आप देखिए, आपके बीच से जैसे 4-5 लड़के हों और बातें शुरू करते हैं, उनमें से कोई एक होता है तो उन सब पे भारी हो जाता है। उसकी बात लोगों को अच्छी लगती है, उसका मिलना लोगों को अच्छा लगता है, उससे बहस करना भी अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता है। तो क्या उसमें कुछ अलग होता है? उसकी नाक 2 होती है या उसका कोई आँख 4-5 होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उसमें थोड़ा सा फर्क होता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। वो होता है लीडरशिप का फर्क। उसमें लीडरशिप होती है, वो क्वालिटी आपके अंदर हो, हमारे अंदर हो, सबके अंदर हो। ये जितने ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पहुंचेगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इससे समाज ऊपर उठेगा। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हमेशा जितने भी यूथ्स के साथ बैठें, उनके साथ जब हम यूथ कैंपेन करें या हम उनके साथ कहीं वक्त बिताएं, तो हमारा ये हमेशा से ध्यान रहता है कि हाँ, उनमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। वो जब यहाँ से उठ करके जाएं या हमको सुन करके जाएं या हमारे साथ वक्त बिता करके जाएं, तो वाकई वो अलग दिखाई दें, वाकई उनको लोग माने। हमारे पास एक मशवरा और या एक सवाल भी, दोनों मशवरा भी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि क्या आज के दौर में सामाजिक होना ज़रूरी है। और हमको लगता है कि ये अगर आज से 1 साल पहले सवाल जब आते थे तो हमारे पास तमाम बातें होती थी कि हम कैसे से दाएं बाएं होकर निकल जाएं। लेकिन अगर अब आप देखिए कि सामाजिक होना ज़रूरी है या नहीं है, अगर पिछले 6 महीने में लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है तो बहुत चिंता की बात है। क्योंकि पिछले 6 महीने में ये जो कोरोना का इफेक्ट आया और लॉकडाउन लगा, इसमें अगर आप देखें कि जो लोग मानसिक रूप से मजबूत रहे और जिनको बीमारी भी हुई और वो मजबूती से निकल गए, वो सारे लोग बहुत सामाजिक किस्म के थे। उनके पास दोस्त थे बात करने के लिए, उनके पास रिश्तेदार थे मशवरे करने के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए। वो सारे लोग बहुत परेशान हो गए जिनके पास इस तरह का कोई चीज़ें नहीं थी। तो ये कह देना कि हाँ, सामाजिक होना क्या आज की तारीख में ज़रूरी है या नहीं, वाकई बेहद ज़रूरी है। और इसलिए आप सारे लोग जब भी कोशिश कीजिए कि हाँ, अपना जब भी कोई काम शुरू करिए तो कोशिश ये करिए कि आपके पास लोगों की भीड़ हो, लोग दोस्त हों कम से कम आपके पास, जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकिए, जिन तक की अपनी बातें पहुंचा सकिए। ये हम इसलिए कहते हैं कि लीडरशिप में ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए कि हाँ, वो एक बेहद सामाजिक इंसान हो, वो बहुत मजबूत किस्म का हो कि हाँ, वो तमाम अपनी तकलीफ़ें सह सके और दूसरे की तकलीफ़ों में खड़ा हो सके। ये सब तो आप लोग जानते ही कि हाँ, ये खूबियाँ होनी चाहिए। आप देखिए कि जब महात्मा गांधी जैसे थे, महात्मा गांधी के ऊपर वो पड़ा कि जब महात्मा गांधी बम्बई से अफ्रीका जा रहे थे तो पानी के जहाज़ से अफ्रीका जा रहे थे। उस जहाज़ से जब बैठे और 2 लंबा सफ़र था, बीवी कस्तूरबा भी साथ में थी। उनके जहाज़ को जब अफ्रीका पहुंचने वाले थे तो उनको समुद्र में रोक दिया गया और कहा गया कि आप नहीं उतर सकते हैं वहाँ पर। सारे लोग, क्योंकि अब कस्तूरबा की पहली यात्रा थी, महात्मा गांधी की दूसरी यात्रा थी, तो वहाँ पर रुक गए वो। अब बार बार ये कहा जाए कि भाई आप हमको उतरने का वो दीजिए, अरे मौका दीजिए, हम यहाँ से उतरे, हम कब तक जहाज़ में बैठे रहेंगे।
उस बीच में उनके साथ वहाँ सारे लोग बहुत परेशान थे कि समुंदर में हैं, जहाज के अंदर, न ज़मीन पे उतर पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, ना भारत वापस जा पा रहे, तो सब डिप्रेशन में थे। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी सबके साथ बैठते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, सबको मानसिक रूप से मजबूत करते थे। ये महात्मा गांधी ने 15 दिन लगातार किया, अपने कस्तूरबा को कहानी सुनाए, या फोर्ट के और लोग जितने लोग थे जहाज में उन सबको बताते, उनको भारत की कहानी सुनाते या और तमाम तरह के किस्से सुनाते थे। उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि उन्हें पता था ये जो चैलेंज आया है, ये जो अकेले रहने का वक्त आया है इन लोगों के बीच में, अगर हमने इनको मानसिक रूप से मजबूत नहीं किया तो ये सब टूट जाएंगे। महात्मा गांधी को अच्छे से पता था कि आज नहीं तो कल जहाज से उतरने का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन कल जब उतरने का मौका दिया जाए तो हमारे साथ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब मानसिक रूप से मजबूत रहें। इसलिए वो किस्से सुनाते थे वहाँ पर। जब ये सारी चीज़ें चलती रहीं, उसके बाद महात्मा गांधी उतरे, उनको परमिशन मिल गई जाने के लिए बाहर, तो नीचे उतर के आए। फिर कस्तूरबा साथ में थी। महात्मा गांधी के खिलाफ तमाम बातें हुई कि वहाँ पर लोग उनको पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि गांधी उतरे वहाँ पर, वो गोरे काले का चल रहा था झगड़ा। लेकिन गांधी जी उसमें भी बिल्कुल भयभीत नहीं हुए और कस्तूरबा को लेकर के निकल गए। यहाँ पर एक मैसेज आता है कि जब हम बहुत बुरी तरीके से परेशान हों, जब हमको लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो पहली चीज़ होती है कि इन चीज़ों से ध्यान हटाना। ये एक लीडर का काम है, अपने सारे लोगों को, चाहे उसके साथी बाराती, उसके दोस्त, उसके इर्द गिर्द उसके क्लास के बच्चे जितने हैं, उन सारे लोगों को ये भरोसा दिलाए रखना कि कल बेहतर वक्त आएगा। कल जब बेहतर वक्त आएगा उस वक्त तक के लिए तुम तैयार रहो, यानी कि तुम दिमागी रूप से मजबूत रहो। पिछले कोरोना काल में या पिछले जो वक्त बीता, इसमें हमारे यहाँ एक हम लोगों में कमी भी हो सकता हुई हो, या कुछ लोगों ने हो सकता बहुत बेहतर बन के काम किया हो कि अपने लोगों के बीच में भरोसा दिलाया कि हम हैं और तुम परेशान ना हो। जैसे लॉकडाउन लग रहा था, लोगों के यहाँ राशन या चीज़ों की दिक्कत आ रही थी, तो बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कह दिया कि भाई तुम बिल्कुल परेशान ना होना, हम मौजूद हैं। ये एक फ़ोन कॉल थी जिस पे क्या हुआ, परेशान। देखिए, खाना लोगों के पास है, खाना हो सकता है लोग 10 दिन भूखे रह लें, 15 दिन भी भूखे रह लें, लेकिन जो दिमाग की भूख होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो किसी भरोसे से पूरी होती है। और वो काम करता है एक लीडर फ़ोन करके कहता है कि हाँ मैं बैठा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भरोसा दिलाना आप लोगों का काम है। जब आप यहाँ से निकल के जाइए कैंप से, और जब आप देखिए कि आपके पास कोई भी आ रहा है या आपके पास कोई अपनी परेशानी बता रहा है बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई हमारे पास बड़े मसले खड़े हो गए हैं, हमारा घर बिल्कुल बहुत बुरी पोजीशन पे पहुँच गया और अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे, टूटे, तो आपको कहना कि नहीं, रुक जाओ, यहाँ मैं हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक लाइन है, ये जो एक सहारा देने की कोशिश है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग कर ले जाते हैं वो अपने आप में लीडर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक बेटे का रिप्लेसमेंट है, एक बेटे की जगह दूसरा बेटा ले सकता है, एक बेटे की जगह भी दूसरी बेटी ले सकती है, एक माँ बाप की जगह भी दूसरे लोग अक्सर ले लेते हैं कि आपकी परवरिश और ठीक से कर लेंगे, लेकिन एक लीडर की भरपाई कभी नहीं होती, एक लीडर का रिप्लेसमेंट कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए जब एक लीडर अपनी जगह छोड़ के जाता है तो वो जगह हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाती है। और उसके बाद आते हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन उतनी खूबियाँ या उतनी तरह के लोग नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं जब आप लीडरशिप की तरफ कोशिश कीजिए तो अपने में वो सारी खूबियाँ ज़रूर पूरी कीजिए कि जिससे जब आप नहीं हो या आप मतलब वहाँ पर मौजूद ना हो तो वाकई लगे कि हाँ एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं लीडरशिप की एक जो चलती वो हमारे यहाँ है कि लीडरशिप की एक और खूबी होती है अपने साथ लोगों को तैयार करना, अपने साथ अपने जैसे लोगों की। मान लिया आज हम नहीं हैं तो कल कम से कम हमारी जगह पे वो 4 लोग हों जिनको हमने अपने टाइम में तैयार किया है। अब ये क्यों नहीं हो पाती है, ये सारी जगह एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हाँ एक लीडरशिप से अगली लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हुई। तो उसके पीछे रीज़न आता है एक छोटा सा जलन का और हसद का कि हाँ हम अपने साथ वाले को कोई चीज़ सही नहीं बताएंगे। अक्सर लीडर को ये लगता है कि हाँ वो अपने साथ वाले को चीज़ों को ना बताए या उतनी चीज़ें नहीं बतानी इसको मालूम होनी चाहिए जितनी हमें मालूम है। तो यहाँ पर वो हो सकता है अपनी चालाकी में, अपनी समझदारी में ही, दोनों चीज़ों में वो ये चीज़ को रोके, लेकिन बतौर लीडरशिप को वहाँ पर फेल हो रहा होता है। लीडर का काम होता है जितनी खूबी तुम्हारे खुद के अंदर मौजूद है उतनी खूबी अपने साथ वाले के अंदर पहुँचाना। अगर आपको कोई नोट्स या आपको कोई चीज़ें मिली हैं और आपको लगता है कि हाँ ये बहुत काम की चीज़ें हैं तो अपने साथ वालों को शेयर करना। लीडर कभी नंबर के फेर में रहता भी नहीं कि हाँ आप उसको ये कहिए कि हाँ आप भाई ये लीडर 10 नंबर पाया है 100 में
और जो उसके साथ वाले थे 100 में 80 पा गए, तो लीडर परेशान हो गया। जो परेशान हो गया वो लीडर गायक का। हम सारे लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि हमारी जब कोशिशें होती हैं तो उसमें नंबर या तारीफ़ें या ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण होता है हमारा स्टैंड करना। अगर हमारे बताने से किसी के 90 नंबर आ रहे हैं, किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, तो वो कहीं पे हो सकता है आगे निकल जाए, लेकिन बतौर लीडर आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, आपने लोगों की इतनी मदद की कि लोग अपने साथ चलते चलते इतनी आगे निकल गए। अगर ये आप बेहतर अपने में कर लेंगे तो आप में वो खूबियाँ आ जाएंगी जो मिसिंग है, जो नहीं होती हैं लोगों के अंदर। ये सब हम इसलिए आपसे कहते हैं कि कैंप में, क्योंकि जब हम कैंप में रह रहे होते हैं तो अब देखिए कुछ चीज़ें हमें आपको बतानी पड़ रही हैं। कैंप जब हम साथ में करते हैं तो हमें ये सब बताना नहीं पड़ता था। कैंप में 15-20 लड़के साथ में रहते थे, तो उसमें से हम लोग देखते थे कि कौन आदमी खाने की प्लेट में ज़्यादा चावल ले रहा है, ज़्यादा दाल ले रहा है बनिस्बत अपने दोस्त के। ये क्यों गौर करते थे कि जिस आदमी को अपनी ही भूख की फिक्र होगी, जो आदमी जल्दी जल्दी बढ़ करके ज़्यादा अचार लेना चाहेगा या ज़्यादा सब्जी निकालना चाहेगा और पहले बढ़ करके लेना चाहेगा, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ, इसमें अभी लीडरशिप कमी है, इसमें वो लीडरशिप नहीं है जो समाज को आगे ले चल पाए। लीडरशिप तो वो है कि जब देखिए कि हमारे साथ वाले की प्लेट में अचार नहीं है, अल्लाह के अचार दे दिया कि भाई तुम भी अचार खाओ। जब सबकी प्लेटों में सामान पहुंच जाए तब हम अपनी प्लेट में खाना लेते हैं। ये लीडरशिप है, ये हम लोग कैंप में देख लेते थे। अब क्या है, वो सारी बातें हमें आपको बतानी पड़ रही हैं कि ये खूबियाँ आप में होनी चाहिए। अपने साथी को आप कंपटीटर मत मानिए अपने, वो आपका साथ चलने वाला आदमी है। उसके साथ जब चलिएगा आगे तो फिर ज़्यादा बेहतर काम हो पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी के टाइम में आप देखिए, महात्मा गांधी खुद एक सेंटर पॉइंट थे गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप की। तो उसमें क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसी वक्त में सरदार पटेल थे, और उन्हीं की जीवन में महात्मा गांधी के भगत सिंह का भी चैप्टर आया और बहुत कम वक्त में उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। उसी वक्त में सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी रहे हैं। सब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के टच में भी रहे और कुछ उनसे विचारों में विरोध करते हुए भी अलग हुए और कुछ साथ में चलते भी रहे, लेकिन सब में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किसी की खूबियों को कम करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को लोग कहें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब बातचीत आई तो महात्मा गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में लीडरशिप की कमी है या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में विचारों की कमी है। उनका विचारों से वो श्रेष्ठ हैं और काम करने के तरीकों में भी बेहतर हैं और वो अपनी समाज का प्रतिनिधित्व तो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने किसी भी लीडर में लीडरशिप की कैंची नहीं चलाई। उन्होंने वो वहाँ पर रोकने की कोशिश की जहाँ उनको लगता था कि यहाँ से उनका अहिंसा सत्य इसका सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत रोका होगा, लेकिन कभी किसी के नेतृत्व में उन्होंने सवाल नहीं उठाया, ना ही उसकी खूबियों को कम करने की कोशिश की। इसीलिए महात्मा गांधी उस दौर में सबसे श्रेष्ठ रहे और सबने उनको माना भी, चाहे उनका विरोधी हो चाहे उनका साथ वाला हो, उसने महात्मा गांधी को इसलिए आगे रखा। हम जब कैंप करते हैं तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को बार बार घुमाएं। इसलिए घुमाएं ताकि महात्मा गांधी के जीवन में जितनी चीज़ें गुथी हुई हैं, जितना कुछ महात्मा गांधी के जीवन में चला है, वो सारा आपको मालूम होना चाहिए और आपको उससे काम की चीज़ें ले लेनी चाहिए। महात्मा गांधी का जिक्र क्योंकि बार बार हम करते ही हैं, इसलिए भी करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए एक लिटमस पेपर है कि अगर यहाँ से हमको लगता है कि हमने कोई कदम उठाया और वो गांधी जी के विचार के हिसाब से गलत है, तो हमको लगता है कि हमको एक बार सोच लेना चाहिए या 2 बार सोच लेना चाहिए। जहाँ हमको लगता है कि ये बात जो हम कर रहे हैं ये महात्मा गांधी भी इस बात के ही इर्द गिर्द होते, तो वहाँ पर हमको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पर हम फौरन चीज़ें भाग जाया करते। तो हम भी आपसे कहते हैं महात्मा गांधी को रखिए, चेक कर लीजिए कि हाँ गांधी जी यहाँ पर क्या सोचते, या यहाँ पर होते तो महात्मा गांधी कैसे बोलते। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गांधी जी को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैंप जब हम शुरू करते हैं, उनकी यूथ कैंप चल रहा होता है, तो हम महात्मा गांधी के फ़ोटो ये सब लगाते हैं। इस बार ये वर्चुअल कैंप में हमने ये कोशिश की कि महात्मा गांधी के फ़ोटो, चश्मे, करघा, इन सब चीज़ों से हम और खादी थोड़ा सा बचें, क्योंकि हमारी एक इच्छा थी कि हम उन्हें प्रतीकों में मत बांधें। प्रतीक क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े चरित्र को बहुत छोटे फ्रेम में ला करके खड़ा कर देते हैं। तो हमारी कोशिश थी हम उन किस्सों पे बातचीत करें जो हमारे जीवन को विस्तार दें, हम उन कहानियों, उन विचारों पर बातचीत करेंगे जो हमारे लिए आज काम की है। अगर हम बार बार प्रतीकों में बनेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी
और क्योंकि पिछला हम जब अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं तो हम आपको आंदोलन और उसके तरीक़ों पे बातचीत करते हैं। हमारी जनरेशन ने जो लास्ट आंदोलन देखा है, जो आखिरी आंदोलन हम लोगों ने देखा, वो था अन्ना हज़ारे का आंदोलन, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन या दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व थी। उस सारी चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उसमें महात्मा गांधी के प्रतीकों का खूब इस्तेमाल था। उसमें चरखा भी था, उसमें गांधी जी के तमाम आंदोलन के तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा रहा था। हम उसके आंदोलन के परिणाम पर नहीं जाते हैं, हम इस पर बात करते हैं कि प्रतीकों के इस्तेमाल से हमें क्या लाभ हुआ और क्या और हो सकता था अगर हम उनको हटा करके विचारते ही रहते। तो प्रतीक हमें, क्योंकि उस पूरे आंदोलन में प्रतीक तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पूरी भीड़ में जो अहिंसा का सिद्धांत था महात्मा गांधी का, वो थोड़ा सा कम था। सब बात करते थे कि हाँ हम अहिंसा को मानते हैं, और उस पूरे आंदोलन में कहीं हिंसा हुई भी नहीं। लेकिन एक होती है कि आपके हाव भाव से हिंसा की झलक, जैसे हम हाथ उठा के किसी को मार दें, थप्पड़ मार दें, ये बात ही हिंसा का प्रतीक नहीं है। प्रतीक है ये बात भी हिंसा का कि जब हम किसी को गुस्से में देखें और मन ही मन ये सोचें कि हाँ इसका जो है पूरा जीवन खत्म हो जाना चाहिए और इसको हम नष्ट कर देंगे, हमारे विचार, हम इसका जड़ से समूल नोच डालेंगे। तो ये सारी बातें क्या होती हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं अपने अंदर हिंसा का रूप रखती हैं। हमें जो लगता है कि हाँ हमको विचारों से थोड़ा सा हिंसा को हटा के चलना चाहिए। कुछ चीज़ों पे हम बातचीत आपसे एक के बाद एक करते चले जाएंगे। हमारा एक जैसे ये मसला है कि हाँ आप में लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप हो। लेकिन लीडरशिप किसी में पैदा नहीं की जा सकती है, लेकिन लीडरशिप निखारी जा सकती है। और कोई ज़मीन पे ऐसा आदमी नहीं है जिसमें लीडरशिप की खूबी ना हो। आप मजदूरों के जत्थे में देखिए, 4 मजदूर लाइन से खड़े हैं, उसमें से एक कोई मजदूर धीरे धीरे काम करता हुआ 3 मजदूरों को दिशा दिखाने लग जाता है। आप स्कूल के टीचर देखिए, 5 टीचर मौजूद हैं, उनमें कोई एक टीचर ऐसा होता है जो प्रिंसिपल से बातचीत या मैनेजमेंट से बातचीत में आगे आ जाता है। तो ये कोई भी कर सकता था, उन 4 टीचर में खड़े कोई भी 4 टीचर में से कर सकता था, लेकिन कोई एक आगे बढ़ता है। ये होती है एक हिम्मत और खुद के ऊपर भरोसे की बातचीत। जब आपको खुद में भरोसा हो जाए कि हाँ आप कोई कदम उठाएंगे तो आप पूरा कर लेंगे। और दूसरा एक हिम्मत होता है। एक हम सब लोग डरते हैं फेल होने से, लीडर कभी नहीं डरता है फेल होने से। होंगे तो हो जाएंगे, क्या हुआ, हम दोबारा फिर से कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ से आधे लोग की हिम्मत हार जाते हैं कि हम जब बातचीत करने खड़े होंगे, जब हम अपने प्रिंसिपल से या अपने मैनेजमेंट में या हम अपने मालिक से बात करने जाएंगे, तो हो सकता है वो मेरी बात ना माने, या वो हो सकता है हमें कैसे रिएक्ट करे, या हो सकता है वो हमें कमरे से भगा दे। तो ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और हम पैर पीछे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो इन सब सवालों से ऊपर होता है। वो कहता है भगा देंगे तो भगा देंगे, हम बात अपनी करेंगे, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे, या हम एक संवाद का रास्ता खोलेंगे कि यहाँ से जब वो हमें कहेंगे कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो हम उसके बाद 4 बात और शुरू करेंगे कि भाई ये करिए। तो क्या होता है, लीडर कभी डरता नहीं है, लीडर हमेशा रास्ता खोजता रहता है। वो अगर रास्ता खोजना बंद कर दे तो क्या होगा कि आज की तारीख के हिसाब से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बात ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम अपनी बातों को कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप सारे लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ जब आप कहीं जाएं तो अपने पे भरोसा रखिए, खूब भरोसा रखिए कि हाँ आपकी बात को कोई काटेगा नहीं। और अगर काटेगा तो ये पृथ्वी पे आपकी कोई आखिरी बात तो है नहीं जो काट दी गई है। भाई आपकी बात अगर काट दी गई है तो जाहिर कोई और सामने वाले ने कोई और बात की होगी, तो उस बात से और बात करना सीखिए। यानी आप संवाद का क्रम नहीं तोड़ेंगे। दूसरी चीज़ धैर्य। अगर आप अपने अंदर धैर्य रखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। हमारे यहाँ हम लोग पहले स्टेप पे फेल होते ही भागने की कोशिश करते हैं। धैर्य में अगर हम रुके रहें कि हाँ धैर्य धारण किए रहें, तो क्या होगा, हम चीज़ों को और बेहतर करने का वक्त ले आएंगे। और जितना महात्मा गांधी से ज़्यादा धैर्य किसने रखा होगा कि आंदोलन 15 से महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कमान शुरू कर दी थी, लेना काम शुरू कर दिया था। फिर तमाम आंदोलन आए 17 में, 21 में, 30 में। चाहते महात्मा गांधी एक बार पूरा आंदोलन छेड़ करके और अंग्रेज़ों को इस ज़मीन से बाहर कर सकते थे, लेकिन उस बीच में उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया। क्यों? वो ये चाहते थे जब हम आज़ादी पाएँ या जब हम अंग्रेज़ों से मुक्ति पाएँ, उस वक्त हमारे देश की जनता भी पूरी तरीके से तैयार हो नया देश, नए विचार को आगे बढ़ाने के लिए। अब जिसके मन में ये बात होगी कि हाँ हमको हमारा देश, हमारा नागरिक और उसका माहौल तीनों उसके दिमाग में जब चल रहा होगा, तो वो धैर्य से काम लेगा।
और वो धीरे धीरे अपने नागरिकों में वो चीज़ों को बीज डालेगा जिसकी वो फसल देखना चाहता है। आप सारे लोग भी जब कभी आगे बढ़िए या जब कहीं भी जाने की कोशिश कीजिए अपने साथ के लोगों में, तो एक धैर्य ज़रूर रखिए और कोशिश करिए कि सब में वो अच्छाइयाँ और वो चीज़ों को डालने की, कि कल जब आप कहीं पे खड़े हों और पूरी जगह पे आप एक अच्छी लीडरशिप दे रहे हों, तो आपके साथ के लोग बिल्कुल ऐसा ना हो कि हाँ आप बहुत आसमान पे हैं और वो ज़मीन पे हैं। 19-20 का फ़र्क हो, 18-20 का फ़र्क हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अपने साथ के लोगों को लगातार ट्रेन करते चलो, और जो नहीं करेंगे ट्रेन कौन करता चलेगा? जो खुद को मान लेगा लीडर। अगर आपने अभी तक कि अपने को नहीं माना है कि आप लीडर हैं, तो फिर आप कभी अपने अंदर वो बदलाव नहीं ला पाएंगे जो लीडरशिप के हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम खड़े होकर ये चिल्लाएंगे थोड़ी नहीं, हम पोस्टर लेके नहीं खड़े होंगे मैं लीडर हूँ और मैं ही इस देश को नेतृत्व दूंगा, मैं ही अपने समाज को नेतृत्व दूंगा। ये सब कहने की तो मूर्खता की बातें होंगी अगर कोई कहता होगा। क्या होता है, आप अपने अंदर से मानते हैं कि हाँ हम लीडर हैं और हम अपने साथ के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। हम अपने समाज को जहाँ कहीं वो फेल होगा, जहाँ कहीं वो पीछे पहुँचेगा, हम उसको मजबूती देंगे। तो जब आप अपने अंदर ये मान लेते हैं कि हाँ हम लीडर हैं, तो आपके अंदर एक मजबूती आ जाती है, आपकी आंखों में चमक होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी होंगी। और अब आता है कि हाँ हम समाज को किस तरीके से देखें और समाज में किस तरीके से काम करें। तो हमारे सारे लोगों में एक सबसे पिछले काफ़ी वक्त में जो हम लोगों के नेगेटिव गया है वो है आंदोलन। आंदोलन को हम सारे लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बेकार सी चीज़ है, या ये बहुत बकवास आउटडेटेड चीज़ें हैं, और या तो आंदोलन को हम बहुत हिंसक मान लेते कि ये हिंसा के प्रतीक हैं। क्या हुआ है, हमारे दिमागों में पिछले दिनों में आंदोलन को लेकर तमाम गलत चीज़ें डाली गई। लगता है कि आंदोलन अव्यवस्था पैदा करने का काम है, अराजकता लाने का काम है, जबकि ये उस देश में तो कतई नहीं होना चाहिए था जिस देश की आज़ादी ही आंदोलनों से आई हो। जो देश आंदोलनों के ढेर पर खड़ा हुआ है, वहाँ की जनता, वहाँ के आने वाले नागरिक, वहाँ की नस्लें आंदोलन को इस तरीके से कैसे ले सकती हैं कि वो अराजकता का प्रतीक है। हो सकता है कुछ जगह पे लोगों ने गलतियाँ किया हो, लेकिन जब आप लीडरशिप थामिए और आपको लगे कि आपकी बात पहुंचनी चाहिए, तो उसका एक रास्ता जनता में आंदोलन का ही होता है। आंदोलन हमेशा अराजकता पैदा करने के लिए नहीं होते हैं, आंदोलन हमेशा रचनात्मक समाज तैयार करने के लिए होते हैं। आपको क्या लगता है कि जब बाल विवाह को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने कोशिश की, या वो विधवा विवाह पे बातचीत शुरू की, तो क्या वो समाज को अराजक करने के लिए थी? समाज को दिशा देने के लिए थी। इसीलिए वो आंदोलन बहुत फले फूले और लोगों ने कुछ बुराइयों को अपने अंदर से दूर किया। इसलिए कहा जाता है आंदोलन हमेशा बुराइयों को दूर करने का काम है। अब वो बुराइयां हो सकता है व्यक्तिगत हमारे अंदर हो सकता है हमारे परिवार में हो सकता है हमारे समाज में और हो सकता है बतौर हमारे देश में हो और राज्य में हो सकता है सरकार में हो। तो जिसमें भी जो भी बुराई होगी, जिससे समाज के एक बड़े हिस्से को नुकसान हो रहा होगा, उसको ख़त्म करने का काम हम आंदोलन के ज़रिए करते हैं। आंदोलन को इसी नज़र से लेना चाहिए। और आंदोलन को जैसे कहा जाता है कि हाँ भाई अराजकता या दूसरी चीज़ें हैं, वो एक भी किसी भी आंदोलन को प्रोपोगेट करने के लिए होता है या उसको दबा देने के लिए होता है। महात्मा गांधी के तमाम आंदोलन, महात्मा गांधी से ज़्यादा अहिंसा किसने फॉलो की है, लेकिन उनके हर आंदोलन को अंग्रेज़ों ने शक की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा ये तो सरकार को अराजकता की ओर ढकेल रहे हैं, ये नागरिकों को संकट में डाल रहे हैं। ये सब अंग्रेज़ों ने पहले भी कहा है। अंग्रेज़ों ने उनके आंदोलन को रोकने के लिए तमाम जगह आग लगवा दिया कि गांधी का आंदोलन तो हिंसक रूप लेता है, लेकिन महात्मा गांधी जैसा नेतृत्व था जिन्होंने उन सब चीज़ों को रोक करके, क्योंकि उनको भरोसा था कि हमने जिन लोगों को आंदोलन के लिए ट्रेन किया है वो सारे लोग भले उनकी जान पे बनाए, वो कभी भी हिंसा का रूप नहीं अख्तियार करेंगे। महात्मा गांधी, आप सोचिए, जब जापान के एक नागरिक थे महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे विचारों के तो विपरीत हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा देखो भाई, तुम और तुम्हारे लोगों के विचारों को, खासकर जापान के, क्योंकि उस वक्त जापान जो था वो बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर आक्रमण करना, कब्जे करने की नीति पे चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। महात्मा गांधी ने कहा आपका देश जो है वो ठीक नहीं कर रहा है और हम आपके इस विचार के खिलाफ हैं कि आप जो दूसरे कमज़ोर मुल्कों पे हमला करते हैं या कमज़ोर लोगों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो वो साहब महात्मा गांधी से कहते हैं, अच्छा आप एक बात सोचिए गांधी जी, अगर आप हमारे देश में होते जापान में और ऐसे ही पूरा जापान आगे लगातार अपनी
पूरी ताकत के साथ बढ़ रहा होता, उसका नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, जनता को उसको पूरा भरपूर सहयोग मिला हुआ है और हम लगातार आकाश की ओर देख रहे हैं, तो महात्मा गांधी आपका वहाँ पर रुख क्या होता? तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, मैं वहाँ पर होता और उस देश का नागरिक होता और मेरी सरकार बहुत मजबूती से ये चीज़ों पे आगे बढ़ रही होती और वो दूसरे देश पे कब्जा करने की नीयत रखती, आप यकीन मानिए मैं वहाँ पूरी मजबूती से उसका विरोध करता और मैं कतई भी उसके समर्थन में न खड़ा होता और मैं गोली खाना पसंद करता, लेकिन मैं कभी इन नीतियों के साथ न खड़ा होता। तो महात्मा गांधी ने भी ये बात खुद से कही कि हाँ, आप जो है विरोध करिए, गलत बात का विरोध करिए और मौत से मत डरिए कि हाँ आपको मार दिया जाएगा तो आप गलत बात पे चुप रहिए। गलत बात पे चुप रहने की निशानी दो होती है, या तो आप भाई उस गलत विचार के साथ खड़े हैं या तो फिर आप बहुत बुज़दिल हैं। तो गांधी या लीडरशिप या हर चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आदमी को बुज़दिल नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। हाँ, आप भाई हमेशा जैसे मान लीजिए किसी की नीति का विरोध करना, ये थोड़ी नहीं हो गया कि आप वहाँ पर हथियार उठा ले रहे हैं। भाई नीति हमें समझ में नहीं आ रही, हमें उसका काम करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है या हमको लगता है ये लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, तो हम इसका विरोध करेंगे। और विरोध ही नहीं करना चाहेंगे अगर हमको लगता है कि सामने सब कुछ सही हो रहा है, मन तुम मुदम चलते रहेंगे, तो शायद लीडरशिप में हमारे अंदर कमी है। हम एक लीडर की जगह हम पीछे चलने वाले लोग हो जाएंगे। तो हम सारे लोगों को, और ये जब आप ये चीज़ तय करिए कि हमें किसी का विरोध करना है, किसी की बात समझ में नहीं आती है और उस पर हमें विरोध जताना है, तो वहाँ पर ये नियत नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये आपके खाली आपको नहीं अच्छा लग रहा है। हमेशा नियत ये होनी चाहिए समाज के लिए कितना फायदेमंद है। अगर ये आप नहीं तौल पाएंगे तो व्यक्तिगत चीज़ें अगर सामाजिक चीज़ों पे हावी हो जाएंगी तो कई बार आपको हो सकता है गलत करें, क्योंकि जो आदमी व्यक्तिगत चीज़ों को सामाजिक मूल्यों पे हावी करेगा तो कभी ना कभी धार्मिक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों पे हावी करेगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मूल्यों को भी सामाजिक मूल्यों पे हावी करेगा। तो जैसे ही ये सारे दायरे आपके छोटे होते चले जाएंगे, इसके समाज एक बहुत बड़ा दायरा है, इसमें देखने के लिए बहुत व्यापक दृष्टि चाहिए और इसमें देखने के लिए बहुत त्याग चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए आपको, भाई हमको कोई सब्जी पसंद है, किसी को कोई और सब्जी पसंद है, तो ये हमारी व्यक्तिगत चॉइस है कि हाँ हम कौन सी सब्जी खाएंगे। लेकिन जैसे ही हम समाज की दृष्टि से देखेंगे तो जो ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाती होगी, ये भी नहीं कि हो सकता कई बार गफलत में लोग ज़्यादा चीज़ें पसंद कर रहे हैं जबकि वो नुकसानदेह है, तो हमें दोनों के बीच में बातचीत करनी होगी। हमें ये भी समझना होगा कि जो वाकई ज़्यादा लोग समझ रहे हैं उनके अगर फ़ायदे के लिए है तो हमें वो चीज़ मान लेनी चाहिए, और जो वाकई ज़्यादा लोग खाना पसंद कर रहे हैं लेकिन वो उनके लिए जहर की तरीके से है, तो आप उनका हाथ नहीं पकड़ लेंगे कि तुमको हम खाने से रोक रहे हैं, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। आप उनसे कहेंगे कि तुम्हारे इस खाने में आने वाले वक्त में हो सकता है जहर हो, तो तुमको ये नहीं खाना चाहिए। ये एक तरीका होता है, इसी को आंदोलन भी कहते हैं कि आप धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट कीजिए गलत रास्तों से सही रास्ते पे लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये अच्छा हम लोग बहुत जल्दबाज भी हैं, हमको हर चीज़ फौरन करनी होती है। हम चाहते हैं अगर तुमको हमको लगता है हमें लौकी पसंद है और सामने वाला करेला खा रहा है और करेले के फ़ायदे भी गिना रहा है वो, और हमको लगता है कि करेला तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इसके लिए इसका दिक्कत पैदा करेगा, तो हम क्या करते हैं उसका हाथ पकड़ लेंगे, हम उसके घर में करेले की सप्लाई रोक देंगे, हम उसके यहाँ जाने वाले ठेले को उलट देंगे कि तुम करेला न देना। तो क्या होगा, ये सारे तरीके हिंसक हैं। तरीका क्या होना चाहिए, आप उनके साथ बैठिए, बातचीत करिए, उन्हें बताइए कि आपके भाई शरीर की ज़रूरतें ये हैं और आप ये जो खा रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसके लिहाज से हो सकता है ना असर हो, एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, तरीके बदलिए, बात कहने के तरीके बदलिए, होगा असर आपकी बात का। क्योंकि कोई आदमी अपना नुकसान नहीं चाहता है ज़मीन पे, हर आदमी अपने लिए बहुत लाभकारी होता है। वो चाहेगा कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं, वो करेला यूं ही नहीं खा रहा है, वो इसलिए खा रहा है कि उसको लगता है कि करेला उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन जिस दिन उसे एहसास हो गया कि हाँ वाकई उसके लिए नुकसानदेह है, तो आपको वहाँ हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ आपको ठेला उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ वो खुद से ही लेना बंद कर देगा। ये हम करेला और लौकी आपको प्रतीक के तरीके से ले रहे हैं, हम आपको, क्योंकि ये सारे विचारों की चीज़ें होती हैं कि आप विचार में देखिए कि आपको कौन सा विचार घातक है, कौन सा विचार रचनात्मक है, कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा विचार आपको आगे लेके जाएगा। इसको तौलना आना चाहिए, इसको प्रचारित करना आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले का विचार वाकई बेहद उल्टा है और ये बिल्कुल दूषित विचार है, तो आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और धीरे धीरे उसको चीज़ें बतानी चाहिए कि हाँ भाई तुम सही रास्ते पे आ जाओ और ये सही चीज़ें हैं। अच्छा, हर आदमी को हम बेवकूफ़ क्यों मान लें
कि उसको कुछ समझ नहीं आता। अरे वो सारे लोग बिल्कुल, हमसे अक्सर लोग कहते हैं ना, भैया देखिए वो तो बिल्कुल ठीक उल्टे विचार के हैं, वो मान ही नहीं रहे। हम कहते हैं भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, उसके दिमाग में देखो क्या चल रहा है, उसको भी ईश्वर ने अकल दिया है, उसको भी अपना अच्छा बुरा समझने की सलाहियतें उसके अंदर मौजूद है। तो थोड़ा सा समय उसे दो, और चाहो तो उसे वो बातें बता दो कि भैया ये देखो ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा आगे रास्ता जाकर के बंद हो जाता है, ये नुकसान है। अब मानना ना मानने का फैसला तो आप उसी के ऊपर छोड़िएगा, और ये आपको लास्ट तक उसी पे छोड़ना है, किसी को ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है। आपका हो सकता है वो बिल्कुल आप 10 बार बात करके आए वो ना माने आपकी बात, 500 बार बात करके आए वो आपकी बात ना माने, तब भी आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप उसे ज़बरन मनवाइएगा, क्योंकि कोई भी काम जो ज़बरन किया जाए वो ठीक नहीं है। समझा करके या मोटिवेट करके या आपको दूसरे भी तरीक़ों से कि हाँ आपको उसको तमाम रास्ते दिखा करके ये उसके अंदर चाहत पैदा करें कि देखो ये सबसे बेहतर रास्ता है। भाई आपके सामने 5 तरह के बेहतर खिलौने रखे हों, तो जो सबसे अच्छा खिलौना होगा, जो सबसे आपको खूबसूरत होगा, वो अपने आप अपना ध्यान खींचेगा। तो वैसे ही अगर आपके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो 5 विचार जो हैं, पांचों विचारों का तरीका और उनका परिणाम आप सामने रख दीजिए। तो जिसको अपने लिए जो कांटा ही चुन रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के रोक थोड़ी नहीं लेंगे, लेकिन आपको लास्ट तक ये कहते भी रहना है कि तुम्हारा ये रास्ता गलत है, और कभी भी उसका हाथ पकड़ के रोकना भी नहीं है कि नहीं तुमको हम आज के बाद से जाने नहीं देंगे। ये दोनों ही विचार करें, इसमें बीच में ही चलना होगा हमें। और हम लोग क्या करते हैं, हम बीच में नहीं चलते हैं, हम किसी को इतना मौका ही नहीं देते हैं कि वो सोच सके, कि वो बैठ करके वो थोड़ा सा विचार कर सके। हमारे पास बहुत जल्दबाजियां हैं, हम चाहते हैं कि बस आप आज के बाद से सही हो जाए। जैसे अभी ये यूथ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही, लीडरशिप पे बातचीत हो रही। हम में से जिसको लगता होगा कि ये वीडियो देखने के 5 मिनट के बाद जो है लड़का यहाँ से उठेगा और वो पूरे देश को नेतृत्व दे देगा, तो क्या होगा, ये हमारा विचार ही मूर्खता का होगा। हमारी बात सुनी जाएगी, हो सकता है सुनी भी ना जाए, सुनने के बाद कुछ लोग इसे सोचेंगे या हो सकता है भूल भी जाएं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं बातें रहेंगी कि जो बातें की गई थी वो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रयोग की जा सकती हैं। जो इन्हें प्रयोग कर लेगा वो लीडरशिप के 4 स्टेप में आगे आ जाएगा। जो इसे प्रयोग नहीं करेगा वो हो सकता है भाई 4 दिन बाद या कभी आए या ना आए, उसकी अपनी इच्छा, उसने खुद छोड़ने का रास्ता लिया तो हम और आप उसको ज़बरदस्ती नहीं बांधेंगे। तो यूथ कैंप में भी या किसी भी चीज़ में भी आप ये ज़बरदस्ती किसी पे नहीं करेंगे कि हमारा विचार सुनो, हमारी बात मानो और हमारे ही इर्द गिर्द रहो या हमारे ही दिखाए रास्ते पे चलो। आपको लोगों को विकल्प देना है, आपको लोगों को समझाना है, आपको उन्हें कंटेंट देना है कि भाई देखो ये चीज़ें हैं, और सामने ही वाले को चूज़ करने का मौका देना है। भाई विकल्प को वही चूज़ करेगा, आप नहीं करेंगे। तो यूथ कैंप में हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी सब लोगों को ये तय करना है कि किसी को ज़बरन नहीं कोई चीज़ करवानी है, आप उन्हें बताइए। और जिस भी लीडर में इतना धैर्य नहीं हो कि वो सामने वाले को इतना मौका भी ना दे पाए कि वो कल या परसों में बदलेगा, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। एक अच्छा लीडर बहुत इंतज़ार करता है अच्छे लोगों के आने का। महात्मा गांधी ने बहुत लंबे लंबे इंतज़ार किए हैं सही लोगों को सही जगह लाने पे, और जब एक आदमी सही कुर्सी पे बैठ जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, फिर उसके नीचे से चीज़ें गलत होना रुक जाती हैं। महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातचीत लें, इस पे तमाम सवाल होते हैं कि उनको क्यों दिया, तो हर लीडर में महात्मा गांधी के सब जो मौजूद थे बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी। वो जन नेता तमाम थे, उनमें विचार बहुत अच्छे थे, वो बहुत काबिल लोग थे और चीज़ों को समझते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप दी वो नेहरू के हाथ में इसलिए दी क्योंकि इस तमाम खूबियाँ सब में थी। नेहरू में कुछ 2-4 खूबियाँ कुछ और भी एक्स्ट्रा थी जो और लोगों में नहीं थी, या नेहरू में जो कमियां थी वो हो सकता है दूसरे में हों, लेकिन लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए वो ज़रूरी था जो नेहरू में था, इसलिए उन्होंने नेहरू को आगे किया। और जिसको सारे लोगों ने मान भी लिया कि हाँ वो खूबियाँ जो उनमें हैं वो हम लोगों में नहीं हैं, वो नेहरू में वाकई अलग से दिखती हैं, इसलिए वो लीडरशिप दी गई और नेहरू ने वो सारे काम अंजाम दिए जो पंडित महात्मा गांधी ने उनको दिए थे। तो आप सारे लोग भी अपने बीच से उन सारे लोगों पर तय करिए कि हाँ क्या काम करना है और किसके बीच में कितनी बातें कहनी है। अच्छा, जब हम यूथ कैंप शुरू करते हैं तो हमें एक सबसे जो बेसिक चीज़ है उसमें क्या होती है, संवाद, आपस में बातचीत। जिस दिन संवाद का क्रम टूटता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं वहाँ से लीडरशिप का जो चमत्कार है वो टूट गया। अब ये संवाद का क्रम की आप
महत्वपूर्ण होने का ये किस्सा सुनिए कि जब महात्मा गांधी जेल जाते हैं अफ्रीका में, तो क्योंकि उन्होंने आंदोलन वहाँ कर रखा होता है, तो उनको एक जेल में बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और क्योंकि गांधी जी और वहाँ जो दूसरे कैदी होते हैं उनमें महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि वो पॉलिटिकल कैदी थे, राजनीतिक कैदी, तो उनको थोड़े से ज़्यादा सहूलियत ये थी कि उनसे श्रम नहीं लिया जाता था। वो पत्थर तोड़ने अत्थर तोड़ने वाला, उनको धूप में काम नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी को काम दिया गया बंद कमरे में कंबल को सिलने का। जो कंबल कैदी होते थे वो फट जाया करते थे, तो उनको रफू करने का काम दिया गया था। महात्मा गांधी अपना रफू करते थे कमरे में, फिर अपना खाया पिया जेल में ही रहते थे। उसमें एक खिड़की थी, खिड़की से वो बाहर झाँकते तो देखते बाहर धूप, बहुत तेज धूप में मजदूर जो है पत्थर तोड़ रहे हैं हथौड़ी से। तो महात्मा गांधी उन्हें देखते और फिर अपने काम में उनको लग जाया जाता। फिर महात्मा गांधी ने 3 दिन के बाद जेलर को खत लिखा कि ऐसा है, हमको जो काम आप देते हैं वो हमारी सजा के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। हमको काम शाम 6 बजे तक की का मिलना चाहिए, और जो आप कंबल रफू करने का काम देते हैं ये दोपहर में 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो आपको चाहिए कि हमें ऐसा काम दीजिए जो शाम 6 बजे तक चले, और कोशिश कीजिए कि आप हमें बाहर पत्थर तोड़ने का काम दे दीजिए। तो जेलर उनसे बातचीत करते हैं। जेलर कहते हैं कि गांधी जी, हमारे सामने तो आज तक ऐसे कोई आदमी नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि हाँ उसे काम कम मिल रहा है, और आप बिल्कुल अलग हैं इस मामले में, और बाहर पत्थर तोड़ने का हम आपको काम नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत सख्त काम है, वो बहुत मजबूत लोग करते हैं और वो बहुत भयंकर सजा पाए हुए लोगों के लिए है। आपके लिए ये सहूलियती का काम ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, मुझे बाहर ही का काम दीजिए आप। मैं अपने साथ, मैं ये आराम की रोटी नहीं खा सकता हूँ कि मैं 2 बजे तक काम करूँ और शाम 6 बजे तक की, जबकि हमारे काम का टाइम है। आपके पास इतने कंबल भी नहीं है जिनको मैं शाम 6 बजे तक रफू करूँ। तो जेलर से जब बहस हो रही थी तो जेलर फिर मानते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि बहुत जिद्दी भी होते हैं अपनी, जब कोई चीज़ तय कर लेते हैं उस पर। तो वहाँ पर महात्मा गांधी उस बात को मनवा लेते हैं जेलर से। जेलर उनको बाहर भेज देते हैं कि जाइए पत्थर तोड़िए आप, जब आपकी जिद है। महात्मा गांधी जब पत्थर तोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर धूप होती है, फिर अपना पत्थर तोड़ना शुरू करते हैं। फिर जितने पर कैदी पत्थर तोड़ रहे होते हैं उनके साथ थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब किस्सा तो यहाँ से और आगे भी जाता है, लेकिन यहाँ से क्या समझने की चीज़ है, जेल में जब महात्मा गांधी थे और कंबल रफू कर रहे थे तो वो वहाँ अकेले थे, उनके पास बातचीत करने के लिए लोग नहीं थे। जब वो पत्थर तोड़ने वालों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने पत्थर तोड़ने वालों के बीच में बातचीत शुरू की, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से उन्होंने उनका दुख दर्द, उनके साथ अन्याय, जितनी चीज़ें हुई थी उनको समझने की कोशिश की और उनसे बात करके वो कानून या वो चीज़ें बदलने की कोशिश किया जो उनकी ज़िंदगी को नासूर बना रहे थे। अब आप यहाँ भी महात्मा गांधी की इस कोशिश को देखिए कि संवाद को शुरू करने के लिए उन्होंने क्या चुना, पत्थर तोड़ना चुना। यानी हमारे लिए कम्युनिकेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का सख्त से सख्त काम भी करना पड़े तब भी हमें संवाद को चलाए रखना चाहिए, संवाद को पैदा करने का माहौल देना चाहिए। ये हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है और ये हर अच्छी लीडरशिप की पहचान है। जो लीडर बातचीत ही ना कर पाए, जो लीडर बातचीत पैदा ही ना कर पाए या कोई सिरा ही ना शुरू कर पाए तो कैसा लीडर होगा। क्योंकि ये कोई, जब आप बात करते हैं ना तभी तो 2 समाज या 2 व्यक्ति के बीच का वो मामले खुलते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। फिर आपको उन्हीं के बीच से रास्ता निकल के आता है, या आप जो रास्ता बनाते हैं तो आप उसके साथ बातचीत करते हैं तो तय होता है कि हमें ये रास्ता आगे जा करके ठीक नहीं चलेगा या आगे ठीक चल जाएगा। तो हमेशा जब आप कभी अपना कोशिश करिए अपने साथ लोगों में बैठिए तो बातचीत करते रहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। आप अक्सर गौर करिए कि जब आपके दोस्तों से फ़ोन पे बातचीत होती है, जो जिस दोस्त से आपकी 8-9 दिन बातचीत ना हो, फिर क्या होता है वो 4-5 दिन और टलती है। जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ भाई उसने भी फ़ोन नहीं किया और हम भी ये बात नहीं कर पाए, फिर वो आप कश्मकश में रह करके 5-6 दिन और टालते हैं। जब 20-25 दिन हो जाते हैं तो आप क्या होता है भूलने लगते चीज़ों को, और 1 महीने के बाद आप में एक शर्म हो जाती है कि बताओ अब बात करें, इतना लंबा वक्त हो गया, अब क्या बात करेंगे। वो ये पूछेगा कि भाई अगले पिछले 1 हफ्ते से तुम कहाँ थे, ये था। तो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन गैप होता 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 इस पे आ गया जब कौन पहल करेगा, और जब पहल होती है तो उसमें फिर बहुत बातें खत्म हो जाती हैं। जब आप कंटिन्यू बातचीत कर रहे होते हैं तो आपके पास लगातार विषय भी आते रहते हैं और क्रम भी बना रहता है। इसीलिए लीडर को अपने सारे लोगों से संवाद करना नहीं छोड़ना चाहिए। और आप सारे लोगों को जब यहाँ से निकलिए तो अपने समाज से, अपने दोस्तों से, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, उसमें संवाद का क्रम बनाए रखना चाहिए। और आपके ठीक, आपका जो विचार है उसके ठीक विपरीत व्यक्ति हो,
जैसे आप दाएं चल रहे हैं उसको बायां पसंद हो, बाएं चल रहे हैं उसे दायां पसंद हो, तो उनके साथ भी आपको संवाद तो बनाए रखना है। आप खुश नहीं होगा तो आप भाई पूछो कि तुमने जो विचार ये रखा है ये ठीक है कि नहीं है, और अगर ये ठीक है तो इसके बारे में बताओ। क्या सुनने का भी हम अपना मादा खोते जाएंगे? जब हमारे पास कहने के लिए ना हो तो हम कानों का इस्तेमाल करें, सामने वाले को सुनने का मौका दें, उससे भी संवाद बढ़ता है। तो आपको अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ दी गई हैं भाई, आँख, नाक, कान, त्वचा, तो त्वचा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आँख, नाक, कान का तो इस्तेमाल आप करिएगा, आँखों से आप देखिएगा। जिसका ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, या वो जो अपनी, जैसे मान लिया हमने मान लिया कि आज जो हम बात करके यहाँ से उठ रहे हैं वो सबसे बेहतर बातचीत है, तो क्या होगा, ये हमें अपने आप को मार डालना होगा। जिस दिन हमें ये लगे कि हाँ हमने जो बातचीत की थी इसमें क्या कमियाँ थी, क्या ठीक नहीं था, और लोगों को क्या इसमें उनके मतलब का नहीं निकला, ये सब चीज़ें गौर करेंगे और सामने वाले की सुनेंगे, तो हमको लगता है हम कल आने वाले कल में बेहतर हो जाएंगे और बेहतर चीज़ें दे पाएंगे। तो आपको संवाद भी बना करके चलना है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हाँ हम लोग भाई गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, और हमारे अंदर गुस्सा बहुत तेज़ आता है कि हाँ भाई बिल्कुल कोई की बात तो ना काबिल बर्दाश्त हो जाती है, कोई ऐसा लफ्ज़ हमारे सामने आ जाता है जिससे हम एकदम से चिढ़ जाते हैं। या कभी अक्सर होता है, जैसे महात्मा गांधी ही को ले लें, कोई आदमी आकर के उन्हें कुछ एकदम से उल्टा सीधा कह दिया कि गांधी ये थे, गांधी वो थे, और हम बिल्कुल आग बबूला हो गए। तो क्या हुआ, यही जैसे ही हमारे अंदर गुस्सा आया और जैसे ही वो गुस्से को रिएक्ट करने की चाहत आपके चेहरे पर आ गई, समझ लीजिए कि आपके अंदर से लीडरशिप का एक पाया नीचे उतर गया। आपको लोगों को बर्दाश्त करना आना चाहिए और आपको गुस्से को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर आप गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो क्या होगा, आप बहुत मुश्किलें पैदा करेंगे अपने लिए भी और गुस्से के लिए भी। और ये गुस्सा हमेशा अपने घर से शुरू करिए। घर में भी आपको माँ बाप की बात कई बार होती है कि उन्होंने कुछ बात कही और वो आपके लिए ठीक नहीं लगी आपको, तो आपने क्या किया, उनको फ़ौरन कुछ ना कुछ कह दिया। अगर आप वो सुन लीजिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए, करिए ना करिए एक अलग बात है, लेकिन आपको उन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है, जैसे माँ बाप, टीचर या अपने साथ के लोग या कोई भी हो, वो आपको जब कोई बात कह रहे हैं तो आप उन्हें सुन लीजिए। सोचने का हक आपसे किसी ने नहीं छीना है, सोचिए खूब, और फिर अगर आप जो फैसला लीजिए उस पर आप टिकिए, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा लीडरशिप को कमज़ोर करता है, क्योंकि गुस्से में आपको ध्यान नहीं रहता कि आप क्या क्या रिएक्ट करेंगे और क्या क्या कह जाएंगे। और आप एक बार कोई ऐसी बात कह गए गुस्से में ही जो पूरी बनी बनाई आपकी सारी चीज़ों को ख़राब कर दे, तो क्या फ़ायदा है ऐसा। और 10-15 दिन जैसे आप किसी पे मेहनत कीजिए और एक दिन आकर के उसके ऊपर चिड़चिड़ापन आ गया और उसकी किसी बात से आप चिढ़ गए, तो क्या होगा कि वो आपकी 10-15 दिन की मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कोशिश करिए जब आप कहीं बाहर जाइए, हम लोग अक्सर ये कराते थे टाइम के अंदर कि हाँ जब खाना ना हो तो किसी को कोई चिढ़ाने वाली बातचीत ज़रूर करा देते थे कि हाँ भाई देखो इससे चिढ़ा। अब जो चिढ़ करके मार बिल्कुल आग बबूला हो जाए और प्लेट स्लेट फेंकने लग जाए, तो लगता था कि हम लोगों को कि इसके ऊपर अभी बहुत काम की ज़रूरत है। क्योंकि कोई आदमी इतना गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को कि हाथ से प्लेट फेंक दे या कोई ऐसी ज़बान से शब्द निकाल दे जो अच्छे ना हो या कोई चीज़ तोड़ फोड़ दे। बहुत बेहतर है कि गुस्सा जब आपको बहुत ज़्यादा आए तो आप वहाँ से हट जाइए, ना हो तो आप पानी पी लीजिए, बस इससे ज़्यादा और क्या ही है। भाई कोई गुस्सा क्या वहाँ किसी को मार काट तो डालिएगा नहीं। हमेशा देखिए गलत आदमी जो होता है वो आपको सिखाएगा गुस्से की चीज़ें। जिस आदमी को आपका गलत इस्तेमाल कराना होगा वो आपके अंदर का गुस्सा बढ़ाएगा। वो ऐसी बातें करेगा जैसे लालटेन की एक दिए वो नहीं बढ़ा देते लव, तो वो आपके अंदर लव बढ़ाने का काम करेगा। जबकि एक अच्छा लीडर क्या करेगा, आपके अंदर के गुस्से को कम करेगा। गुस्सा, महात्मा गांधी चाहते तो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर देते, ऐसी हरकतें करवाते कि जिससे लोगों को लगता कि हाँ बहुत गुस्सा है ये, इसके जनता गुस्से में मार आग बबूला मार, अंग्रेजों को देख जाए तो मार डाले। महात्मा गांधी ने लोगों का गुस्सा नहीं बढ़ने दिया। महात्मा गांधी ने ये तय कराया कि लोगों में विचार के हिसाब से बदलाव आए, गुस्से से बदलाव ना आए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आपके अंदर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए और गुस्सा को बढ़ाने वाली बात भी नहीं करनी चाहिए। अभी हम आपसे कोई ऐसी बात करें कि हाँ जिससे आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, हमको पता है क्षणिक हमारा लाभ हो जाएगा, आप हमारे कहने पे चल देंगे, लेकिन ये आपके अंदर की खूबियों को नष्ट कर देगा। आपको इसको रोकना होगा और हमेशा हर उस आदमी से सतर्क रहना होगा जो आपका गुस्सा बढ़ाने का काम करे। एक युवा जोश या युवा के नाम पे लोग कहते हैं ना युवा में बहुत जोश है, युवा किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, तख्ते उलट सकते हैं। ठीक है, ये युवा कर सकते हैं, लेकिन युवा के नाम पे आप किसी को गुस्सा नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी को भड़का नहीं सकते हैं।
अगर आप किसी को भड़का के गुस्सा दिला करके ये काम करा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मंशा गलत है, आप तरीका नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप सही रास्ता ही नहीं जानते हैं। आप ले जरूर जा रहे हैं सही नीयत से, लेकिन रास्ता ही गलत है, या आप बहुत शातिर किस्म के हैं और लोगों को गुस्सा भड़का करके किसी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुस्सा जीवन में कभी भी सही रास्ते की ओर ले ही नहीं जा सकता है। आप माँ बाप पे गुस्सा करके कोई चीज़ रिएक्ट करिएगा, आप तय कर लीजिए वो आपने जो किया, जो उस वक्त कहा होगा, जो वो करके आप निकले होंगे, उसके परिणाम हफ्ते 15 दिन के अंदर गलत साबित हो जाएंगे, होते ही हैं गलत। अगर आपने समझा करके चीज़ों को समझ करके किया होगा तो वो ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसलिए मेरी इस बात को विदा मान लीजिए कि आपको अपने अंदर गुस्से को कम करना है, और गुस्से को रिएक्ट करना तो और भी कम करना है, क्योंकि अगर आपने गुस्से को रिएक्ट करना फौरन सीख लिया तो कोई भी आपको इस्तेमाल कर लेगा। गुस्से को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना आना चाहिए। शरीर हमारा है, हमें किस गुस्से को कितना कैसे निकालना है ये हमें अपना तय करना होगा। कोई आकर के हमें भड़का करके कहीं पे नहीं झोंक सकता है। हम कोई माचिस की तीली नहीं है जिसको 2 बार रगड़ा और भभक के जल उठे। हम एक बहुत शांत इंसान हैं, और एक तो पहली चीज़ शांत भी नहीं लगानी चाहिए। हम इंसान हैं जिसको किसी भी चीज़ से भड़का करके खड़ा नहीं किया जा सकता है। आप देखिए शातिर लोग क्या करते हैं, वो किसी भी आदमी को जब गुस्सा दिलाना तो इसको ऐसी बात कर देते हैं, वो क्या होता है गुस्सा में बग गया, लड़ गया, हाथ उठा लिया, घरों में आग लगा दी, तो क्या होता है नुकसान किसका हो गया? आपका हो गया। गुस्सा दिलाने वाला आदमी तो कहीं रहा ही नहीं, वो तो चला गया। बीच में फंसे कौन? जिसका नुकसान किया वो, जिसने नुकसान किया वो, जिसने आपको गुस्सा दिलाया वो कहाँ चला गया? तो एक लीडर में ये हमेशा खूबी होनी चाहिए कि एक तो पहले वो खुद को गुस्से को कंट्रोल करना सीखे, दूसरा गुस्से को इस्तेमाल करना सीखे, दूसरा गुस्से से किसी को गलत रास्ते पे ले जाने के जो तरीके हैं उनसे बचने को सीखे। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तभी आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप पैदा होगी। कैंप में हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपके पास तमाम महात्मा गांधी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, भगत सिंह को हम सब ने पढ़ रखा है, और सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीम अम्बेडकर, ये सारे लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने जाना है, समझा है। और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भी हम लोग मानते हैं, भाई उनको भारत रत्न दिया था, और ये जानते हैं कि हाँ उन्होंने अहिंसा में सबसे ज़्यादा काम किया है। महात्मा गांधी की ज़िंदगी में ही वो सरहदी गांधी कहलाए, तो ये सौभाग्य भी उन्हीं को मिला है। आप देखिए ये सारे लोग आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, विचारों से मुख्तलिफ हैं, बैठ के बातचीत करते हैं और फिर चीज़ों को हल करते हैं। हम सारे लोग भी यहाँ से ये तय करके उठे कि हमको बातचीत करनी है, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को सही रास्ते पे लाना है, और सबसे बड़ी चीज़ खुद को लगातार तैयार करना है। खुद पे काम कीजिए, खूब पढ़िए, अच्छा पढ़िए। खूब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बेतुकी चीज़ें पढ़ डालिए, अच्छी किताबें पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए अपने लीडर्स की। वो लीडर आप पसंद करते हो या ना करते हो, जैसे कुछ लोग हैं जो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ना पसंद करते हो, तो आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए। जो सुभाष चंद्र बोस को मानते हो और गांधी जी को ना पढ़ते हो, उनसे भी है कि आप महात्मा गांधी को पढ़िए, आप नेहरू को भी पढ़िए, सारे लोगों को पढ़िए। फिर अपनी आज की तैयारी कीजिए कि हाँ आज आप किस रास्ते पे चलेंगे, कितनी चीज़ों को आप चलाएंगे। हम अपने कैंप में हमेशा कहते हैं आप पढ़िए, और यह एक रीडिंग का सेशन होता है कि आप जाइए, उठाइए बायोग्राफी, पढ़िए और बताइए कि आपने क्या सीखा। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे ऑनलाइन माध्यम में संभव नहीं है, आप हमसे लगातार संपर्क में रहेंगे। आप चाहें कि अगर आपने किसी को पढ़ा और आपको लगा वो ठीक नहीं बात हो रही है, तो आप हमसे पूछिए। आपको इसी सेशन में आपको हमारा नाम और मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो ऑड वन स्काउट कैंपेन थी, इसके 2 मतलब हैं। एक तो हमको उन लोगों को जो पिछली जनरेशन में हमारे कुछ अलग काम करके गए हैं, वो उनको अपनी नज़र से देखना, आज की नज़र से, और देखने के बाद हमें अपने समाज के लिए एक अपना खुद का ऐसा एग्जाम्पल सेट करना जो कुछ और हो, कुछ अलग हो। पिछली जनरेशन में जिन लोगों ने काम किए वो हमारे स्काउट हैं, हम उनके पीछे चलते हैं, उनकी अच्छाइयों को सीखते हैं, और हमारा काम है उन सबको सीख करके अगली आने वाली जनरेशन को देना। पिछली जनरेशन में जैसे एक भाई किरदार हम क्यों बार बार कहते हैं कि हाँ हम सेट करते हैं महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी को हम और क्यों मानते हैं, और हमको क्यों अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए कि हम भी कुछ अलग करके रहें। उसमें एक किस्सा है कि जब दांडी यात्रा शुरू होती है और महात्मा गांधी उसको प्लान करते हैं सारे लोगों के साथ बैठ करके,
और कहते हैं कि हम नमक तोड़ो अभियान चलाएंगे और ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। ठीक से तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करने की सोच ली। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर होते हैं मोतीलाल नेहरू जी, वो ये कहते हैं मामूली सा कानून है नमक का, और इसको क्यों मतलब महात्मा गांधी इतना तूल दे रहे हैं, या ये कितना असर करेगा। तो उनके जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये महात्मा गांधी की एक ज़बरदस्ती की वो है, मेहनत है। तो महात्मा गांधी को 4-5 पेज का एक ख़त लिख करके भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि हाँ ये यात्रा फजूल है, दांडी यात्रा और नमक कानून, इन सब जगह पे हमें दूसरे बड़े रचनात्मक कानून में लगना चाहिए। 5 पेज का वो खत जिसमें वो उसकी यात्रा के उस आंदोलन के सारी कमियां और ये सब चीज़ें भेजते हैं। महात्मा गांधी उसका जवाब देते हैं, और जवाब आपको पता है जानते कितने पेज में होता है? सिर्फ एक लाइन होती है, करके देखें। कि महात्मा गांधी को पता होता है कि जो चीज़ घर घर में है भारत के, उसको अगर आंदोलन का हिस्सा बना लें तो हम घर घर तक पहुंच जाएंगे। और नमक जाहिर है सबकी ज़रूरत थी, वो इस चीज़ को गौर कर रहे थे, बाकी लोग नहीं गौर कर पा रहे थे, इसीलिए तो वो ऑड मैन कहलाए। वो उस वक्त से अलग सोच रहे थे और उस वक्त से अलग एग्जाम्पल भी सेट कर रहे थे। वैसे ही हमको भी आज के वक्त से कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग चीज़ें को करना है। अलग करने में कहीं ये ना हो कि हाँ हम कुछ गलत कर जाएं, हमको ये भी ध्यान रखना होगा। हमको हमेशा जब भी कोई मुद्दा उठाएं तो हमेशा अलग। अच्छा आप कैसे करेंगे? जब सारे लोग बाजार का रुख कर रहे हों तो आपको लोगों का रुख करना चाहिए। तो आप लोगों की तरफ देखिए कि उनकी ज़रूरतें क्या है। जब सब तरफ कहा जा रहा है कि हाँ हर तरफ सब सुकून है, सब कुछ मज़े के हैं, तो आपको उन 4-5 लोगों की फिक्र करनी होगी जो परेशान हैं। जब ज़्यादातर लोग परेशान हैं, सबकी मदद की जा रही, तो आपको दूसरा कदम आगे बढ़ करके उठाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हाँ आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और आपको अपने तरीके से करना। आपने इतने वक्त में सीखा है कि आप अपने अंदर सच्चाई को लाएंगे, आप अपने अंदर गुस्सा नहीं करेंगे, आप लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, लोगों को बर्दाश्त करना सीखेंगे, आप त्याग करना सीखेंगे और आप समर्पित भी होना जानते हैं, तो आप अपने आप अलग हो गए। वे इतनी खूबियों के साथ खड़ा कौन है? जिसके में ये खूबियाँ होंगी उसको लोग अपने आप सलाम करेंगे। और आप में कम्युनिकेशन की ताकत भी है, आपको अपनी बात कहने का तरीका भी मालूम है। अभी हम में से बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हाँ हमारी बात मेन जो मीडिया है उसमें नहीं पहुंचती है, हमको अखबार जगह नहीं देते हैं, या हम कोई आंदोलन करते हैं या हम कोई कदम उठाते हैं तो उसे मीडिया स्थान नहीं देती है। लेकिन पीछे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो गाइड हैं वो हमसे ये कह के जा चुके हैं कि जब आपके लिए कोई माध्यम ना हो, जब आपकी कोई बातचीत ना कर रहा हो, तो आप अपना माध्यम खुद बनिए। आज की तारीख में तो हम लोग ये शिकायत नहीं कर सकते, हमारे पास सोशल मीडिया के तमाम माध्यम हैं। और जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग क्या करते थे? अपने ख़त लिखते थे, अपने पर्चे छपवाते थे और जगह जगह पहुंचाते थे। यही कम्युनिकेशन था। यही आपको भी करना है। जब आपको कोई अच्छा काम आपने उठाया है और वो कोई लोग उसे आम जनता में नहीं ले जा रहे हैं, तो आपके ऊपर 2 जिम्मेदारी आ जाती है, अच्छा काम को करते रहना और इस काम को लोगों तक पहुंचाते रहना। आप ये कह के नहीं बैठ सकते कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, क्योंकि एक लीडर को तमाम मोर्चों पे काम करना होता है। कोई लीडर ये रोना नहीं रो सकता है कि अरे वो तो मेहनत कर रहा है, वो तो ज़मीन पे काम कर रहा है, उसको लोग दिखा नहीं रहे। आपको काम भी करना होगा, आपको अपने को दिखाने के माध्यम भी खड़े करने होंगे और आपको लोग भी जोड़ने होंगे ताकि इस काम को लगातार चलाया जा सके। और इसी बीच में आपको एक नई जनरेशन भी तैयार करनी होगी जो इन कामों को आपके बाद चलाए। अगर आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे तो लीडरशिप में फेल होंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए खाली आप ही काबिल हो गए और आप वो बात आगे नहीं पहुँचा पाए तो ऐसी काबिलियत का क्या लेना देना। महात्मा गांधी ने यही तो एग्जाम्पल सेट किया। वो काम भी करते थे, साथ में लिखते भी थे, अपने अखबार और अपनी मैगजीन भी चलाते थे और लोगों के बीच बैठते भी थे और आश्रम में भी लोगों से संवाद करते थे। सोचिए महात्मा गांधी आकर के यहाँ चंपारण में रहते हैं और दूर सेवाग्राम में उनके जो वर्धा में आश्रम है उसमें वो बातचीत कर रहे हैं, ख़त लिख करके भेज रहे हैं और वो उस ख़तों की पूरी किताब आई है कि कैसे वो अपने आश्रम वासियों से लगातार संपर्क में रहे। जब ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया थी, तब वो उन्होंने कम्युनिकेशन के उन माध्यमों को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। हमको भी अपने टाइम में कम्युनिकेशन को ठीक से थामना है।
और कम्युनिकेशन का कोई माध्यम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, या कोई भी चीज़ आपको लगती है जिससे 4 लोग जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर होना चाहिए। और आपको वहाँ से वही बातें करनी है जो आप सामने बैठ के करिएगा, जो आश्रम में बैठ के कर सकते थे या कहीं भी गए, क्योंकि आपको माध्यम नहीं छोड़ने हैं। और माध्यम जहाँ पर आपको कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ आप माध्यम अपना खड़ा कीजिए। मेरी इन बातों को मान लीजिएगा कि हाँ, आपको कोई आदमी आपसे की बात कहीं पहुँचाने में रोक नहीं सकता है। रोका जा सकता है, जैसे मान लिया आपको टीवी पे नहीं दिखाएंगे, आपको अखबार में नहीं छापेंगे लोग, और आपको निकलने भी नहीं देंगे। हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी एक आध बंद किए जाए, तो दूसरे माध्यम है, आप अपने दोस्तों के माध्यम से जाइए। आपको आज की तारीख में, जैसे सूचना आज की तारीख में कहीं पे भी रोकी नहीं जा सकती है, वैसे ही आपके मन के विचार, आपका संदेश और आपके काम को भी रोका नहीं जा सकता है। और एक चीज़ की ग्रह बांध लीजिए, काम की कभी कोई काट नहीं होती है। जिसने काम किया है उसका काम नजर आएगा, उसका काम असर जरूर डालेगा। एक लीडर को सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है कि कम्युनिकेशन, काम करते रहना, आलस का त्याग, कि वो आलसी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और अहिंसा का साथ देना चाहिए। क्योंकि हिंसा किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और हिंसा से क्या है, अराजकता की तरफ आप बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। अहिंसा से आप अराजकता की ओर, आपके पास जाने का जो रास्ता है अराजकता की ओर, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसलिए ही अहिंसा बेहतर विकल्प है बनिस्बत हिंसा के। कुछ लोगों को लगता है हिंसा रास्ता हो सकती है, लेकिन हमारा मानना है हिंसा से आप कभी बहुत ढंग की चीज़ नहीं बना पाएंगे। अब जो एक आखिरी बात हमें आप लोगों से करनी है कि कैंपेनिंग का, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी आपके अंदर खूबियों को बढ़ाना, लीडरशिप को बढ़ाना और सीखना। आप एक काम हमारा, क्योंकि आप जब यहाँ से हटिएगा और सुन चुकिएगा, तो प्रैक्टिस आपको क्या करनी है। आपको पहली चीज़ ये करनी है कि आपने जो अभी तक की जैसा ढहरा जी रहे हैं उसको थोड़ा सा बदलना होगा। आप ये देखिए, आपके सामने चाहे जितनी गलत बात की जाए, चाहे जितनी आपको बुराई की जाए, आपको उल्टा सीधा कहा जाए, गालियाँ दी जाए, आप गुस्सा नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, जो भी गलत विचार है, जैसे किसी ने बहुत गलत बात कोई लिखी है या कोई बहुत गलत बात कही है, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और उनको प्रसारित करने से रोकना होगा, उनको आगे नहीं लेना। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, जैसे मान ली किसी ने सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर किया कि फला को लड़कों ने मार डाला, ये कर डाला, ठीक है, आप वो लिखिए कि हाँ बेज़ाहिर हम लोग अफसोस होता है लिखते हैं, लेकिन आपको उसके टूल्स में नहीं फंसना है। क्योंकि कई बार होता है वीडियो और ये सब इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और हमारी दहशत फैले। दहशत को रोकने का काम भी हम लोगों का है। महात्मा गांधी जब वहाँ गए, हैथरी हाउस जब कलकत्ता गए और देश का बंटवारा हो चुका था, लगातार उनके ऊपर लोगों ने, किसी ने शीशियाँ बोतल फेंकना शुरू की, किसी ने लाठी डंडे फेंकना शुरू किए। महात्मा गांधी चुपचाप हैथरी हाउस गए, वहाँ बैठ करके वो अपना काम करने लगे, जबकि उसकी खिड़कियों पर लगातार लोग पत्थर मार रहे थे, ईंटें मार रहे थे और गांधी को वापस जाने के नारे लगा रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, उनके पास जितने खत आए हुए थे वो उनसे बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर महात्मा गांधी मैसेज देते हैं कि आपको अपने इस जो गुस्सा है और जो भीड़ आपको उकसा रही है, जो लोग करा रहे हैं, आपको उधर नहीं फंसना है, आपको वो काम करना है जो आपने तय किया था। आपको अपने काम को सही से तरीके से अंजाम देना है, ना कि किसी के उकसावे में आना है। ये चीज़ें अगर आप कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि कल को आपको कोई भी आदमी आकर के उकसा के नहीं जा सकता, आपको कोई भी अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता। लीडर इसीलिए तो लीडर है कि उसको कोई भी आदमी अपने हिसाब से नहीं इस्तेमाल कर सकता है। लीडर अपने हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करता है। अब अच्छा लीडर क्या है, अपने अच्छे कामों के लिहाज से अच्छाई की तरफ इस्तेमाल करना लोगों का। और ख़राब लीडर क्या है, खराब मकसद से, खराब बुराई की चीज़ों को लेकर के बुरी तरफ ले जाना, ये बुरे लीडर का काम है। लेकिन दोनों ही लीडर क्या करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना अच्छा काम है, बुराई के लिए इस्तेमाल करना बुरा काम है। और जो इस्तेमाल हो जाए वो लीडर ही नहीं है। तो आपको अपने अंदर ये भी तय करना कि आपको कोई आदमी कितना कंट्रोल करेगा। हमारी बातें हैं, हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और कई चीज़ें कह रहे हैं और लोग भी कह रहे होंगे। हमारे ख्याल से मुख्तलिफ ख्याल वाले भी लोग आपसे बहुत सी बातें कर रहे होंगे। अब इनमें से आप किसकी बात में पूरी तरीके से ड्राइव हो जाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। आपको चाहिए कि हाँ, हम में से हर एक की बात को सुनिए, समझिए, फिर देखिए क्या ये जो आदमी बात कह के जा रहा है ये हमारी बेहतरी के लिए कह के जा रहा है या ये अपने लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर आपकी बेहतरी के लिए कहने जा रहा है तो आप उसको चलाइए,
और अगर वो आपको अपने लिए इस्तेमाल करने जा रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। महात्मा गांधी या कोई भी जननायक जो पिछले रहे हैं, हमारे गाइड हैं वो सारे, उनमें से किसी ने आपको इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं कहा कि हाँ आप हमारे हिसाब से इस्तेमाल हो। सबने आपकी खूबियों को बढ़ाने की फिक्र की। आश्रम महात्मा गांधी ने इसीलिए खोले ताकि वहाँ पर लोगों को बैठा करके उनको बेहतर चीज़ें बताई जा सके, उनको हाथ में काम दिया जा सके, ऐसा काम दिया जा सके जिससे वो अपने समाज को आगे बढ़ा पाए। तो आप सारे लोगों को भी ये सारे काम करने हैं, आपको भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ना है। आप में से जितने लोग भी चाहते हैं कि हाँ वो समाज को लीडरशिप दें, वो सारे इकट्ठे हों और एक दूसरे को जिसमें कमियां देखें उसकी कमियों को बताएं, उसे दूर करना सिखाएं। और जहाँ कहीं आपको लगे कि हम इस आदमी से सीख सकते हैं, उससे सीखिए। और जितने भी गाइड आपके हैं, वो चाहे पिछले महात्मा गांधी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मौलाना हसरत मोहानी हों, बीबी अब्दुल सलाम हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, जितने भी आप नाम ले लीजिए पिछले, वो सारे लोगों की खूबियों को देखिए, उन खूबियों को अपने अंदर उतारिए। जो आदमी आपको इनके नाम से लड़ाए या ये कहे कि आपको गांधी को ही मानना है, नहीं तो आप गलत हैं, उनसे भी आप सतर्क हो जाइए। आपको इन सब लोगों की खूबियाँ लेना है, इनके नाम से लड़ना नहीं है, इनके नाम से आपको कोई अराजकता पैदा नहीं करनी है। जो भी आपको ये सब चीज़ें सिखाए या बताए वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। हम इसीलिए बार बार कहते हैं प्रतीकों में मत फंसिएगा। गांधी के चश्मे, गांधी की खादी, गांधी के चरखे, इन सब में मत फंसिएगा। आप विचार को पकड़िए और गांधी के हर किस्से को देखिए कि उन्होंने जो कदम उठाया वो कितना कारगर था। या गांधी पे जो आरोप लगे हैं, जो लोगों ने कहा है कि हाँ भाई सवाल के दायरे में है महात्मा गांधी की बातें, आप उनको खोज करके पढ़िए। एक लीडर पढ़ता ही तो है, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कैसे लिखेगा भी और कैसे उसे लोग जानेंगे। महात्मा गांधी ने खूब पढ़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पढ़ाई तो मशहूर ही है कि उन्होंने खूब पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस ने खूब पढ़ा है, भगत सिंह ने खूब पढ़ा है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी खूब पढ़ा है। और ये सब लोगों ने जो पढ़ा है उसे लिख के भी गए हैं, ये नहीं कि पढ़ करके डंप करके बैठ गए हैं। महात्मा गांधी ने बेइंतहा लिखा भी है और अखबारों में आर्टिकल लिखे हैं। आपको हम इसलिए भी कहते हैं कि जो चीज़ अच्छी आप जान जाइए, आपका कर्तव्य है कि जानी हुई चीज़ को आगे बढ़ाना। अगर आप उसे डंप करके बैठ गए हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और आने वाली नस्लों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ जानने हैं तो उसे लिखिए, लिखने के तमाम माध्यम हैं, उन पे आप उनसे पहुंचाना सीखिए। और कोई अगर ये कहे कि हाँ आप मत लिखिए या आपको हर एक को नहीं लिखना चाहिए, हमारा ये मानना है हर एक को लिखना चाहिए। खास करके लीडरशिप में जो लोग आ गए हैं उन्हें ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि एक लिखे का एक फ़र्क होता है। जो महात्मा गांधी को पढ़ा और आपने जो किया, फिर आपने जो लिखा, वो जब अगली जनरेशन पढ़ेगी तो उसको गैप नहीं मिलेगा कि महात्मा गांधी के बाद पता चला 3 पीढ़ियों का गैप है। अगर वो हर पीढ़ी कुछ ना कुछ करके लिख करके जाए तो क्या होगा, एक पीढ़ी को एक सीक्वेंस मिलेगा, फिर वो अपनी दिशा तय करना उसके लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे पुराने देवी देवता हों या पैगंबर हों, उनमें और आज की तारीख के काम में इसलिए फ़र्क आ जाता है क्योंकि बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है कई बार, कि उनके किए हुए काम और उसको कंटिन्यू करने में बहुत फ़र्क आ गया। तो क्या होता है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं। अगर वो उसी दौर के हिसाब से लगातार लिखी जाती और हर दौर को इतनी छूट मिलती हो कि वो अपने हिसाब से लिख सके, अपने हिसाब से चीज़ों को समझ सके, तो शायद हमारा समाज और बेहतर तरीके से आगे बढ़ गया होता। लेकिन आप सारे लोग, कैंप में आए हुए सारे लोग ये चीज़ तय करिए कि आप जितना जानेंगे उसे समझेंगे, फिर उसको करेंगे भी और करने के बाद उसे लिखेंगे भी, क्योंकि आपका लिखा आगे जाएगा। नहीं लिख सकते हैं तो आप कहीं ऐसी जगह रिकॉर्ड कर दीजिए, कहीं ऐसी जगह बता दीजिए, या किसी, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो पुराना है कथा सुनाना, आप अपने साथ के लोगों को वो बातें बता दीजिए कि आपने काम कैसे किया था, आपने ये काम कैसे अंजाम दे दिया, या आपने पेपर में जब क्लियर किया तो उसमें क्या क्या तरीके इख्तियार किए थे। क्या होगा, जितना लोग जानेंगे उतना वो और बेहतर तरीके से बढ़ेंगे। और लीडर को ये सारी चीज़ों को हमेशा तय करना होगा कि उसे समाज को आगे बढ़ाना है या खुद को आगे बढ़ाना है। अगर आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर है आपको अपने अंदर जितना पढ़िए और चुपचाप बैठे रहिए, जब मौका आए तो बढ़िया बढ़िया बोल दीजिए। और अगर आपको समाज को आगे बढ़ाना है तो जितना आपने सीखा है वो समाज को जाके सौंप दीजिए। समाज में हो सकता है आपके बाद कोई लड़का आए जो उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ जाएगा, और फिर वो और भी काम का हो सकता है। अगर जैसे पीछे के लोग थे, दादा भाई नेहरू वगैरह, या इन लोगों का गांधी जी को कुछ ना बताते या महात्मा गांधी पे हाथ ना रखते या उनसे किनारा कर लेते, तो गांधी जी भी वो कांग्रेस का जो बहुत बड़ा आंदोलन वो उस तरीके से ना अंजाम पाता। महात्मा गांधी ने पीछे के भी लोगों को पकड़ा,
फिर अपने को सोचा, फिर सोचा कि इस देश में क्या हो सकता है आगे। फिर उन्होंने वो रास्ते अख्तियार किए, फिर वो लोग चुने जो उनके साथ चल सकते थे। उन चुने हुए लोगों की खूबियों से खुद को भी निखारा और अपनी खूबियों से उनको निखारा। फिर क्या हुआ, एक आज़ादी के टाइम में जो हमारे पास लीडरशिप आई, पूरी दुनिया में ऐसी चमकती लीडरशिप नहीं थी कि एक देश में इतने ज़्यादा काबिल लोग एक साथ बैठे हों और कोई किसी पे हाथ नहीं उठा रहा, कोई किसी को मार नहीं डालना चाह रहा। भाई भगत सिंह हो या महात्मा गांधी हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो सकता है कहीं ना कहीं रास्ते में या किसी जगह पे विचार में भिन्नता हो, लेकिन इनमें से कोई किसी को मारना नहीं चाहता था। तो पूरी दुनिया को हमने संदेश दिया था कि हम मुख्तलिफ विचार वाले, हम अलग अलग विचार वाले लोग और अलग अलग मकसद वाले भी लोग एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे को मारेंगे नहीं। मारा आखिरी में महात्मा गांधी की हत्या किसने की? उसने जो विचार में किसी से इंस्पायर था, खुद विचारक नहीं था वो। उसको जबरदस्ती आप विचारक कोई बना दे एक अलग बात है, लेकिन वो विचारक नहीं था, क्योंकि विचारक होता तो सोचता। और उसी दौर के जो महात्मा गांधी के जिस विचारधारा से वो प्रभावित था, उस विचारधारा वालों ने भी महात्मा गांधी को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सारे लोग कम से कम भारतीयता को समझते थे, हमारे अपने अंदर की रूह को समझते थे कि हम विचार को बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे, काट भी करेंगे, इसकी मुखालफत भी करेंगे जहाँ कहीं पर, लेकिन हम इसको मारेंगे नहीं। जहाँ मारना शामिल हो जाए वहाँ भारतीयता से हट गए। वो विचारधारा भारत की विचारधारा है ही नहीं। तो जो भी आदमी ये कहे कि हाँ हम अपने विपरीत विचारधारा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको मानने वाले व्यक्ति को हम बैठने नहीं देंगे, उसके मानने वाले व्यक्ति को हम जीवित रहने नहीं देंगे, उसको रहने ही नहीं देंगे इस जगह पर, ये समझ लीजिए वो भारतीय तो नहीं है, उसकी विचारधारा भारतीयता के से लबरेज है भी नहीं। और ये सारी चीज़ें हमारी पिछली लीडरशिप जो हमारे गाइड थे, और वो किसी भी विचारधारा के हों, हम बार बार इस बात पे कहते हैं कि आज़ादी के टाइम में जो हमारे यहाँ लीडरशिप थी वो हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व करती थी और पूरी दुनिया उसको इसीलिए सलाम करती थी, क्योंकि वो सारे भले अलग अलग हों, भले एक दूसरे की लाइन में कहीं ना कहीं आगे कटते या वो होते हों कि हाँ भाई किसी का आगे जाके विचार अलग हो जा रहा, किसी का अलग हो जा रहा, लेकिन इनमें से किसी ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी की हत्या नहीं की और किसी ने किसी की हत्या के लिए उकसाया भी नहीं। ये हमारी खूबसूरती थी। यही हमें इस वक्त भी रखनी है कि हमें इस तरह की विचारधारा को अपने अंदर रखना है, अपने अंदर हमें हर तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। आखिरी बात के बाद हम ये पूरा सेशन ख़त्म कर रहे हैं, वो ये है कि आप सन 1857 से अभी तक की चले आइए। जो एक मूल चीज़ है वो हमारी है एकता की। जिस भी लीडर ने इस एकता को तोड़ने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो तमाम जातियों की एकता हो, चाहे तमाम धर्मों की एकता हो, चाहे तमाम विचारों की एकता हो या तमाम क्षेत्रों की एकता हो, एकता हमारा मूल मंत्र है। जो भी इस मूल मंत्र को तोड़ेगा वो हमारे लिए नुकसान करेगा और हमारे समाज के लिए नुकसान करेगा। आप सारे लोग लीडर इस यूथ कैंप से जब उठ के जाइए तो आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए कि आप यूनिटी को बढ़ाएंगे। अगर यूनिटी को आपकी वजह से नुकसान है किसी की, तो आपको गलत रास्ते पे हैं और आपको फौरन संभल लेना चाहिए। एक अच्छा लीडर दो धर्मों के बीच, दो जातियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई का काम नहीं करेगा। वो बहुत कोशिश करेगा इन दोनों के बीच में समझौता हो जाए, ये दोनों एक रास्ते पे आ जाएं, या ये दोनों अलग अलग भी रहें तो झगड़े ना कम से कम। जो भी झगड़ा बढ़ाएगा वो जाहिर है उन समाज का भी विलेन है और आपके लिए भी विलेन है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी खलनायक हैं समाज के। तो आप ये तय करिए कि आपको एकता को बढ़ाना है और आपको हर वक्त तैयार रहना है कि आप जब विपरीत विचारधारा वाला विपरीत व्यक्ति आए तो उसका सम्मान भी करना है, उसकी बात भले मत मानिए लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और कोशिश करिए संवाद के माध्यम से, बातों के ही माध्यम से, लिखने पढ़ने से ही या बाहर निकल करके यात्रा करने से या कैंप आयोजित करने से आप अपनी विचारधारा को बढ़ाएंगे। कोई और तरीका कि आप किसी के ऊपर ज़बरन थोपिए वो अच्छी बात नहीं है, उससे बचिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर रखनी होंगी। मेरा मोबाइल नंबर, मेल आईडी और फेसबुक अकाउंट या जो भी संवाद का माध्यम है वो सब आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने तमाम सवाल उस पर पूछ सकते हैं, या जैसे आंदोलन कैसे करें या उसके तरीके क्या हों वो सारी चीज़ें आप हमसे जान सकते हैं। उन चीज़ों से इस सेशन में संभव नहीं है कि हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता पाएँ। और कोई काम जैसे किसी सोसाइटी में काम करने का तरीका क्या है वो सोसाइटी हमें नहीं जानती है, हम वहाँ काम कैसे करने जाएँ। जैसे महात्मा गांधी जब चंपारण आए तो चंपारण में 15 दिन महात्मा गांधी को गांव में नहीं एंट्री मिली। वो गांव जाए, भाषा भी अलग थी और गांव के लोग महात्मा गांधी पे शक करते थे।
तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा ये दोनों बाहर ही रहे। 15 दिन तक की ये समझ में ना आए कि उन बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो महात्मा गांधी ने एक रास्ता अपनाया कि गांव के जो लड़के छोटे मोटे टहलते बाहर आ जाते थे उनको बुलाते और तालाब पे दोनों कस्तूरबा और महात्मा गांधी दोनों को मल के नहलाते, साफ करते और चादर से पोंछ करके उनको वापस गाँव भेज देते। जब ये चला हफ्ता भर तो गाँव की औरतों ने देखा ये तो हमारे लड़कों को नहला धुला करके भेज रहे हैं। तो औरतों ने इनके पास आके बैठना शुरू किया, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर महात्मा गांधी की गांव के अंदर एंट्री हो गई। तो हम आपको हमेशा इस तरह के कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि आप जब कहीं नई जगह काम करने जाइए तो कैसे करिए, कैसे लोगों के दिल में जगह बनाइए, कैसे उनकी परेशानियों को समझिए और उसका रास्ता खोजने की कोशिश कीजिए। ये सारी, हालांकि कोई भी बात ऐसी नहीं होंगी जो पीछे नहीं कही गई होंगी या की नहीं गई होंगी, सारे लोगों ने की हैं। महात्मा गांधी लोगों का हम इसलिए बार बार जिक्र करते हैं कि अगर आप उनका पूरा जीवन चक्र देखिए तो आपको सारे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप चीज़ों को अपना कर पाइए तो आप अपने जिन लोग जानते हैं आप उनसे पूछ लीजिए। हम जैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं, अक्सर उनका जिक्र उनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमको लगता है जो चीज़ें हमारे छोटे नहीं हैं उनसे सीख लें। या राम पुनियानी जी हैं तो उनको सुन लेते हैं, या डॉक्टर संदीप पांडे हैं उनसे पूछ लेते हैं, फैसल भाई हैं उनसे जान लेते हैं। तो ऐसे हम लोग के पास एक बहुत लंबी लाइन है जो आज भी है, जो बताने के लिए तैयार है। अगर आप चाहें ऐसे कोई सवाल या कोई चीज़ें तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं सीधे, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और एक्सपर्ट से पूछना है तो आप सवाल हमारे पास भेज दीजिए और जिनसे जानना है वो भेज दीजिए, तो हम आपको उसका उत्तर सही तरीके से आपके पास भेज देंगे। लेकिन संवाद को शुरू कीजिए। ये पूरी जद्दोजहद इसलिए थी कि कोरोना काल में हम पिछले 6 महीने से हम ना बैठ पा रहे हैं ना बातचीत कर पा रहे हैं ठीक से। तो अब ये शुरू हुआ है दस्तूर, अब ये लगातार हमको लगता है अब चलता भी रहेगा, और जो हम में कमी पेशियाँ हैं वो हम दूर करेंगे। जो आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए बेहतर, वो आप करवाइए। और ये कम्युनिकेशन का रास्ता जो अब खुला है अभी हमेशा चलता रहना चाहिए। और कोशिश करेंगे जब माहौल ठीक हो और हालात सामान्य हो जाए तो हम यूथ कैंप जैसे करते थे, सारे लोग मिल बैठ करके बैठेंगे और एक जगह इकट्ठे होकर के अपने अंदर खूबियों को बढ़ाएंगे, अच्छाइयों को बढ़ाएंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। ये सारे सेशन इसीलिए थे। और ये आपको जैसे ये कहा नहीं था कि सच बोलना चाहिए और झूठ से परहेज करना चाहिए, सब चीज़ें आपको लगता है कितनी सामान्य सी बातें हैं, ये तो हर घर में कही जाती हैं, हाँ भैया ये ना करो। लेकिन सच पूछिए तो ये बहुत मुश्किल है और ये असामान्य है। आज की तारीख में सच बोलने वाला, संवेदनशील इंसान, सबको प्रेम करने वाला, सहिष्णु इंसान, हर एक को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति कहाँ है? ये जो आपको लगती है बड़ी साधारण चीज़ें, एक बार इन खूबियों पे लोगों को तौलना शुरू कीजिए तो आपको सामने से भीड़ हटती चली जाएगी। आपको मिलेगा कि जिसमें सच है तो उसमें सहिष्णुता नहीं है, जिसमें सहिष्णुता है तो उसमें समर्पण नहीं है, जिसमें समर्पण है तो उसमें प्रेम नहीं है। ये सारी खूबियाँ कितनी साधारण हैं और कितनी लगता है कि हमें ये बिल्कुल हर घर में होनी चाहिए और कितना सुना हुआ है, लेकिन आप जब खोजने चलिएगा तो आपको इन सब खूबियों से लबरेज आदमी कम मिलेंगे। इसीलिए लीडरशिप हमारे यहाँ लगातार वो एक वैसी लीडरशिप तो बहुत है, लेकिन जिसको ज़माना याद करेगा, जिसको देख के नस्लें आगे बढ़ेंगी, वो लीडरशिप लगातार कम हो रही है। तो ये कमी ना कभी होने पाए, इसके लिए आप तैयार होइए। आप में से ही कोई ना कोई इस चीज़ों को दूर करेगा और हमेशा समाज के काम आएगा। और एक आखिरी दरख्वास्त हमारी आपसे है कि आप चाहें तो ये सारे वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइए। और कैंपेनिंग में आपको एक फॉर्म मिला हुआ है, वो फॉर्म हमारे पास 2 अक्टूबर तक की ज़रूर भेज दीजिए ताकि हम उसमें आपको सवालों के जवाब दे सकें। और अलविदा हम इसलिए नहीं कहते हैं कभी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का रास्ता खुलता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप में से जितने लोग भी सुनने वाले हैं, इनमें से कोई ना कोई तो हमेशा साथ चलने वाला तैयार ही हो जाएगा जो समाज को रोशनी दिखाएगा। इसलिए विराम तो यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ से हम नया दरवाज़ा खोलते हैं जिससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। वेल थैंक यू सो मच हफीज जी, एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में इंतजार है आपके सारे सवालों का। कल है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जहाँ पर हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप देख रहे थे खुदाई खिदमतगार प्रेजेंट्स #OddOneScout का 3rd एपिसोड। थैंक यू सो मच। जय हिंद। #OddOneScout